Hello everyone, myself Mrs. Binda. Welcome to online class. In previous video, we have studied about what is fundamental rights and types of fundamental rights. And we have also discussed first fundamental rights in explain in detail. So we will study in this video the next further fundamental rights. Number 2, राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार है. बच्चों, टू पीपल्स के बीच हमेशा ही उनके बिहेवियर्स, कैरेक्टर्स और सोच के अनुसार अलग होते हैं. इसीलिए उनके जो कार्य होते हैं, फंक्शन होते हैं, वो भी डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं. सभी लोगों का जो इंटरेस्ट होता है, उनका जो प्रोफेशन होता है, जो आइडियाज़ होते हैं, वे सभी के सभी एक जैसे नहीं होते हैं. और उनके जो आवश्यकताएं होती हैं, उनकी जो अपॉर्चुनिटी होती है, जो अवसर होते हैं, सभी नहीं मिल पाते. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपना विचार एक्सप्रेस कर सकता है, शो कर सकता है, वह कहीं पर भी भाषण दे सकता है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रत्येक व्यक्ति को उसको अपने गौरव के अनुसार जीवन यापन करने का अधिकार है. गौरव यानी कि डिग्निटी के अपनी इच्छा के अनुसार वो अपना जीवन जी सकता है, अपने मान सम्मान को सुरक्षित कर सकता है. कोई भी व्यक्ति उनको किसी भी स्थिति में अरेस्ट नहीं कर सकता और रोक नहीं सकता. हमारे लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार क्रिमिनल को जेल भेजा जा सकता है. किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी किसी भी प्लेस पर रहने का अधिकार है. वह अपने इच्छा से देश के किसी भी कोने में रह सकता है. बच्चों, जैसे कोई छत्तीसगढ़ में कोई व्यक्ति आकर अपना कोई व्यवसाय करना चाहता है या फिर वो जॉब करना चाहता है, तो वह व्यक्ति चाहे किसी भी स्टेट का हो, आकर छत्तीसगढ़ में वह जॉब कर सकता है या किसी तरह का बिजनेस भी कर सकता है. और उसी तरह से छत्तीसगढ़ का कोई भी व्यक्ति दूसरे स्टेट में अपने देश के किसी भी कोने में जाकर अपना जीवन यापन कर सकता है, वहाँ पे जॉब कर सकता है और वो बिजनेस कर सकता है. आगे है थर्ड फंडामेंटल राइट्स है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार है. बच्चों, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है कि यदि हम किसी व्यक्ति से काम करवाते हैं और उसके बदले में उचित मूल्य पेमेंट नहीं देते हैं, तो उसका यहाँ पे शोषण होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है. जैसे आप समाज में देखे होंगे या सुनो होगे कि मैन और वुमेन एक साथ जब काम करते हैं तो मैन की अपेक्षा वुमेन को पेमेंट कम दिया जाता है. तो बच्चों, यहाँ पर यदि एक ही काम दोनों कर रहे हैं और दिन भर करते हैं, तो उसके बदले वुमेन को कम पेमेंट दिया जाता है. तो यहाँ वुमेन का क्या हो रहा है? एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. इसी तरह से आप देखे होंगे कि कुछ बच्चे जो हैं रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप या और कई प्लेसेस पर गार्बेज से कुछ कलेक्ट करते हैं, कुछ सामान चुनते हैं, जिससे कि उनको डिफरेंट टाइप्स के
बीमारियां हो सकता है। तो ये जो बच्चे होते हैं जिनको कि खेलने खाने और सीखने का उम्र होता है और वे इस उम्र में गार्बेज यानी कि कचरे में कुछ ढूंढते रहते हैं और वहाँ से चुनते हैं। तो ये जो है बच्चों के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा होता है। हमारे संविधान में कहा गया है कि जो बच्चा 14 वर्ष से कम का है वह किसी भी तरह का काम नहीं करेगा, जैसे माइंस में या फैक्ट्रीज में उसे जॉब करने का अधिकार नहीं है, वो नहीं कर सकता है काम। बच्चों छोटा बड़ा अपने घरों में आप करोगे तो उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं बोलते हैं। इसीलिए फैक्ट्री में यानी कि कोई भी बच्चा है तो उसे खतरनाक जॉब नहीं करना है, जैसे बीड़ी बनाने का, क्रैकर्स बनाने का, कारपेट बनाने का। इस तरह के जो वर्क है यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में बिल्कुल ही मना किया गया है। एग्जाम्पल के लिए कुछ लेबरर होते हैं जो विलेज में रहते हैं और वे मनी लैंडर से पैसे उधार लेते हैं और बदले में वे जब अपना पैसा जो उधार लिए रहते हैं और मनी लेंडर को पैसा नहीं दे पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो मनी लेंडर होता है वह उस लेबरर के जो ज़मीन रहता है वह उधारी के बदले ले लेता है। तो इस तरह से जिन लेबर्स को गुजरना पड़ता है उनको बाउंडेड लेबर कहा जाता है और एक तरह से इन लेबर्स के साथ भी एक्सप्लॉयटेशन होता है। फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। भारत में बहुत तरह के धर्म के लोग रहते हैं और उन सभी को यह अधिकार है कि वे अपने चॉइस के अनुसार किसी भी धर्म पर विश्वास कर सकते हैं और उस धर्म का अपने रीति रिवाज परंपरा के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। लेकिन सभी धर्म जो हैं हमारी सरकार के लिए बराबर हैं और सरकार किसी भी धर्म को प्रोत्साहित नहीं कर सकती, इनकरेज नहीं कर सकती है। हमारे जो धर्म हैं वह यानी धर्म से रिलेटेड कोई भी चीज़ को स्कूल में, कॉलेज में, टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आवश्यक नहीं है कि फॉलो किया जाए। ये स्कूल में उसको पढ़ाया जाए या फिर उसको मानने के लिए विवश किया जाए, ऐसा नहीं है। धर्म की स्वतंत्रता जो है वह कुछ लिमिटेशन के साथ है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति धर्म के नाम पर किसी भी व्यक्ति के साथ अमानवीयता का व्यवहार नहीं कर सकता है, कट्टरपंथी का व्यवहार नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए कुछ कम्युनिटी के लोग जो हैं वे रीति रिवाज के नाम पे जो गर्ल चाइल्ड होती है उनको जन्म के समय ही मार देते हैं और वे कहते हैं कि यह हमारे धर्म की परंपरा है, इसीलिए वे अपने गर्ल चाइल्ड को, जो लड़की बच्ची होती है, उसको मार देते हैं। तो ऐसी घटनाओं को, ऐसी चीज़ों को हमें किसी भी हालत में सपोर्ट नहीं करना चाहिए। यह जो है, जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है, यानी कि जो बच्चों को जो मारते हैं, वह एक तरह से क्राइम है और
जो धर्म के नाम पर इस तरह के क्राइम करता है उसे जेल की सज़ा हो सकती है। और इसी तरह से धर्म के नाम पर कुछ लोग सती प्रथा को चलाते हैं, यानी कि धर्म के नाम पर सती प्रथा कंटिन्यू रहती है। जैसे सती प्रथा क्या होता है कि पति पत्नी है और यदि पति मर जाता है तो पत्नी को पति के साथ चलना होता है। तो यह बिल्कुल ही अमानवीय व्यवहार है, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। फिफ्थ है एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स है। एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स है। अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग लोग जो हैं भारत में अलग धर्म और लैंग्वेज को मानते हैं और वे भारत में रहते हैं। यानी कि भारत में डिफरेंट लैंग्वेजेस और रिलीजियंस के लोग रहते हैं और वे अपने कल्चर के अनुसार रह सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में यह अधिकार है कि वे अपने भाषा, सांस्कृतिक, अपने लिपि को सुरक्षित रख सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं वे भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी अपने धर्म और भाषा के अनुसार खोल सकते हैं और उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक उन इंस्टीट्यूशन को चला सकते हैं। और इन इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए उन्हें गवर्नमेंट के द्वारा अनुमति मिलता है। यदि वह इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स को, मानदंड को फुलफिल करता है तब। जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं उनको उनके भाषा और धर्म के अनुसार पहचाना जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को माइनॉरिटी का कब कहा जाता है, कहा जाना चाहिए या नहीं कहा जाना चाहिए, यह डिपेंड करता है कि वह कहाँ रहता है। एग्जाम्पल के लिए कोई भी व्यक्ति महाराष्ट्र का है और मराठी बोलता है और वह महाराष्ट्र में रहता है तो वह माइनॉरिटी ग्रुप में नहीं आएगा। लेकिन वही व्यक्ति यानी कि महाराष्ट्र के लोग जो मराठी बोलते हैं, यदि वे वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं तो उनको माइनॉरिटी ग्रुप में काउंट किया जाएगा। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडिएशन। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे संविधान में यह अधिकार है कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उन सारे फंडामेंटल राइट्स का सुरक्षा करने के लिए यह अधिकार दिया जाता है कि वह व्यक्ति यदि किसी तरह का उसका फंडामेंटल राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कोई उसके साथ गलत कर रहा है, तो वह सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में जाकर केस फाइल कर सकता है, अपील कर सकता है कि उसका फंडामेंटल राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। यदि किसी भी व्यक्ति को या किसी ग्रुप को ऐसा लगता है कि उसका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, वह व्यक्ति प्रभावित हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसको ज़रूरी नहीं है कि वह कोर्ट में ही जाए। वह बच्चों यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति विशेष को यदि ऐसा लगता है कि उसका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो वह कोर्ट जा सकता है। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि केवल व्यक्ति विशेष ही जाएगा। यदि किसी ग्रुप को भी
या किसी इंस्टीट्यूशन को ऐसा लगता है कि उसके साथ गलत हो रहा है, तो वह ग्रुप, वह इंस्टीट्यूशन भी अपना कंप्लेन को लेकर कोर्ट में अपील कर सकता है। और इस तरह के जो ग्रुप में जो अपील किए जाते हैं उसको रिटन पिटीशन और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से समझते हैं। रिटन पिटीशन, एग्जाम्पल ऑफ रिटन पिटीशन। यदि कोई सरकार चाहती है कि एक रिवर पर डैम बनाया जाए, तो इस स्थिति में बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे। तो मान लो कि उस रिवर पर डैम बनाने के दौरान लगभग 50,000 लोगों का हाउस और लैंड लूज हो जाता है, यानी 50,000 लोगों के घर और लैंड से मुक्त हो जाते हैं, यानी कि लोगों का अपना लैंड और हाउस गंवाना पड़ जाता है और उनका अपना जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी उन्हें नहीं रहता है, उनके पास रोज़गार भी समाप्त हो जाता है और इस तरह के जो जीवन है वो सीरियसली प्रभावित हो रहा है। तो इस स्थिति में वह जो कम्युनिटी है, 50,000 के लोग जो हैं, उनका यह अधिकार है कि वे कहीं पर भी अपने देश में रह सकते हैं और वे अपने इच्छा से कहीं पर भी स्वतंत्रतापूर्वक जॉब भी कर सकते हैं। और इस स्थिति में वह जो कम्युनिटी है, 50,000 के लोग हैं, वे सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट के खिलाफ अपील करेंगे और वे 50,000 लोगों का जो केस फाइल होगा वह एक ही केस रजिस्टर होगा जुडिशरी में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में केवल एक केस रजिस्टर होगा। बच्चों, सेशन केस में एक केस का सुनवाई हो रहा है और वह केस है डुकालू नाम के एक व्यक्ति का। डुकालू में पाया जाता है कि वह व्यक्ति जो है मेंटल डिसऑर्डर में है, मानसिक बीमारी है। तो ऐसी स्थिति में उसको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाएगा और जब उसका 6 मंथ हो जाएगा, 6 माह के बाद सुप्रिटेंडेंट जो है उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और कोर्ट में बताएगा कि डुकालू जो है बिल्कुल ठीक हो गया है। लेकिन यदि जज किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेता है, कोई आवश्यक स्टेप नहीं लेता है, तो इस स्थिति में डुकालू को 6 इयर्स के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ा। यानी कि यदि जज किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेता है, कुछ भी उस पर डिसीजन नहीं लेता है, तो उस स्थिति में डुकालू को हॉस्पिटल में 6 वर्ष रहना पड़ेगा। डुकालू को यह जो निर्णय मिला तो उसे यह पसंद नहीं आता है, तो उस स्थिति में डुकालू का केस को एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वह सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करता है। यानी कि पहले जो केस फाइल हुआ था वह था हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने जो डिसीजन सुनाया उससे डुकालू संतुष्ट नहीं था, तो उस स्थिति में डुकालू का केस जो है एक ऑर्गेनाइजेशन हैंडल करता है और वह सुप्रीम कोर्ट में फाइल पिटीशन करता है।
और सुप्रीम कोर्ट में यह प्रूफ होता है कि डुकालू के ऊपर फिजिकली एक्सप्लॉइटेड होता है, यानी कि जो हाई कोर्ट में डिसीजन लिया गया वह सही नहीं था। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जो है सीधे स्टेट गवर्नमेंट पर ब्लेम कर सकता है और उसे कह सकता है कि वह रीजनेबल कंपनसेशन दे, यानी कि हर्जाना देना होगा किसको, स्टेट गवर्नमेंट को हर्जाना देना होगा किसको, डुकालू को। तो बच्चों यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट हर्जाना देगा, कंपनसेशन देगा, वह कैश में नहीं देगा, बल्कि वह जो हॉस्पिटल में खर्चे हुए हैं वह हॉस्पिटल को कॉम्पेंसेशन देगा। किसके लिए? डुकालू के ऊपर जो खर्चे हुए हैं उसके लिए। बच्चों अभी तक हम लोगों ने मौलिक अधिकार पढ़े, यानी कि फंडामेंटल राइट्स पढ़े। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे बेसिक ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन, यानी कि हमारे समाज में ऐसा होता है कि अधिकतर लोग अपना अधिकार तो दिखा देते हैं, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि उनका कर्तव्य भी कुछ है अपने देश के प्रति, इसको भूल जाते हैं। तो बच्चों कभी भी अपना अधिकार जताते हो तो साथ में अपना कर्तव्य कभी मत भूलो। तो यहाँ पर आपको कुछ ड्यूटीज़ दिए गए हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको इसको अवश्य ही मानना चाहिए। जिस तरह से आपको अपने अधिकार पे गर्व है, उसी तरह से अपना कर्तव्य करने में भी आपको गर्व का अनुभूति होना चाहिए। और आपके सामने ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। फर्स्ट है कि हमें अपने संविधान और उसमें जो रूल्स हैं उसे पालन करना चाहिए, और हमारा जो नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम है उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। सेकेंड है अपने देश की सेवा करनी चाहिए और उसे सुरक्षित रखना चाहिए। हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हम अपने स्वतंत्रता को बनाए रखें और अपने देश के डेवलपमेंट में सहयोग करें। थर्ड, अपनी स्वतंत्रता को, एकता और अखंडता को हमें बनाए रखने का हमारा कर्तव्य है, यानी कि हमें अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता, एकता और अखंडता को मेंटेन रखना चाहिए और अपने राष्ट्र में सभी लोगों के साथ फ्रेंडशिप जैसा व्यवहार रखना चाहिए और एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। हमें सभी धर्म, भाषा और संस्कृति को रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए। हमें राष्ट्रीय नेशंस कल्चर और हेरिटेज को सुरक्षित रखना चाहिए। हमारा यह बहुत कंपल्सरी ड्यूटी होता है कि हमें अपने वातावरण को सुरक्षा प्रदान करें, क्योंकि बिना क्लीन इन्वायरमेंट के, साफ वातावरण के हेल्दी ह्यूमन यानी स्वस्थ व्यक्ति का विचार पॉसिबल नहीं है। यानी कि हमारा वातावरण ठीक ठाक रहेगा, इन्वायरमेंट ठीक रहेगा, तभी हम सभी स्वस्थ रहेंगे और हमारा स्वस्थ विचार काम करेगा। हम सभी भारतीयों का यह कर्तव्य है कि हम साइंटिफिक सोच को, वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाएं और मानवता की विकास में सहयोग करें।
हमें सबसे और आवश्यक कर्तव्य होता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल होती है, चाहे कोई भी स्कूल हो, हॉस्पिटल, रेलवे, बस स्टॉप, पोस्ट ऑफिस, इन प्लेसेस पर जो भी चीज़ हो उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए और इन प्लेसेस को भी सेफ रखना चाहिए, किसी तरह से हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। बच्चों, आज के समय देखा जाता है कि जो हॉस्पिटल होती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल खास करके या गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ के दीवारों पर लोग गंदे गंदे शब्द लिख देते हैं, सेंटेंस लिख देते हैं, कोटेशन लिखते हैं, जो देखकर बहुत ही बुरा लगता है। और यदि गलत शब्द लिखे रहेंगे तो उससे बच्चे क्या सीखेंगे? तो हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे मना करना चाहिए। बच्चों, नेक्स्ट है 9 नंबर है, हमें प्रत्येक व्यक्ति का आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए और किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। बच्चों, 10th नंबर है, सभी पेरेंट्स और गार्जियन का यह आवश्यक कर्तव्य है कि वे अपने छोटे बच्चों को एजुकेशन के योग्य बनाएं, उन्हें स्कूल तक एजुकेशन पाने के लिए अवश्य भेजें।